नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइकोलॉजी क्लासेस में। इसका नाम पहले हमने साइकोलॉजी फियर रखा था, अब चेंज कर दिया है। अब मेरे चैनल का नाम है साइकोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, इंट्रोडक्शन एंड थ्योरीज, अर्थात बुद्धि का परिचय और उसके सिद्धांत। बुद्धि एक परिकल्पनात्मक तथ्य है जिसे हम मूर्त रूप से नहीं देख सकते, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार में, क्रियाओं में और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति प्रखर बुद्धि का है और अमुक व्यक्ति मूर्ख बुद्धि का है या स्तर का है। तो इसका हम बिना परीक्षण किए ये नहीं कह सकते कि किस व्यक्ति का बौद्धिक स्तर उच्च है और किस व्यक्ति का बौद्धिक स्तर निम्न है या जड़ बुद्धि है या मूर्ख बुद्धि है। अतः जब तक बुद्धि को मापा नहीं जा सकता तब तक हम व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। बुद्धि एक जन्मजात प्रवृत्ति है, लेकिन इसके विकास के लिए या इसकी प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए एक उचित वातावरण या पर्यावरण की आवश्यकता होती है। पर्यावरण जब सही होगा तो व्यक्ति अपनी उस बौद्धिक क्षमता का उपयोग अधिक करेगा और उसको विकसित कर सकता है। ठीक है, तो बुद्धि हमारी एक परिकल्पनात्मक शक्ति है जिसके द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं और दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के साथ एक सफल समायोजन करने में सफलता प्राप्त करते हैं। सामान्यतः बुद्धि को अलग अलग मानसिक क्षमताओं का एक समूह माना गया है। बोरिंग के अनुसार बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, जबकि वेस्लर कहते हैं बुद्धि एक सामुच्य या सार्वजनिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ अपने समायोजन को पूर्ण करता है या सफलता प्राप्त करता है। बुद्धि सामान्य एवं मानसिक जन्मजात योग्यताओं का वह समन्वय है जो व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने, कार्यों में सफलता प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, अनुभवों का विश्लेषण करने और आवश्यकताओं के अनुसार नियोजन और पुनर्संगठित करने में सहायता पहुंचाती है। विकास की जिस परम सीमा को या उच्चतम बिंदु को हमने छुआ है वो शायद इसी बौद्धिक क्षमता के कारण है। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बौद्धिक स्तर से जाना जाता है क्योंकि वह कोई भी अनुक्रिया या गतिविधियां लक्ष्यहीन नहीं करता है। अगर करता है तो हम कहते हैं कि मूर्ख है ना। लेकिन जो बौद्धिक स्तर जिनका अच्छा होता है वो उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमताओं का अलग अलग क्रियाओं में उनका परिलक्षित होती है। अब बुद्धि की विशेषताएं, अगर हम बुद्धि एक परिकल्पनात्मक शक्ति है जिसको हम व्यक्ति के व्यवहार में देख सकते हैं, उसके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं से हम समझ सकते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें स्टॉर्डर्ड ने अपनी पुस्तक द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस में बुद्धि की कुछ विशेषताएं दी कि बुद्धि कठिनाई को सुलझाने की क्षमता रखती है, जटिलता को समझने की शक्ति बुद्धि में होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि के द्वारा विकसित होती है, मितव्ययिता की क्षमता होती है, अर्थात जो बौद्धिक स्तर जिनका उच्च होता है, बुद्धि का स्तर उच्च होता है, वो कम समय में, कम खर्च में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। उद्देश्य की अनुकूलता होती है, यानी जिस उद्देश्य के लिए क्या गतिविधि करनी है, कैसे सोचना है, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये भी हम अपनी उस बौद्धिक शक्ति के कारण कर पाते हैं। सामाजिक मूल्य की क्षमता बुद्धि में होती है, अर्थात हमें अपने वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से तालमेल रखना है और कैसे उसमें समायोजित होना है, ये भी बौद्धिक स्तर से हमें प्राप्त होती है। मौलिकता के उद्गम और सांवेगिक आवेग के नियंत्रण में भी बुद्धि की अहम भूमिका होती है, अर्थात हम अपने इमोशंस पर किस तरह कंट्रोल करें और उनको किस तरह से एक नियंत्रण में रखकर सही दिशा में ले जाएं,
ये भी हम अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर कर पाते हैं। बुद्धि जन्मजात है, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण के कारकों की भूमिका या उसकी महत्वता से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वातावरण अच्छा होने पर ही बुद्धि को विकसित होने के लिए पर्याप्त बल मिलता है। अनुभवों से सीखने की क्षमता और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में बुद्धि हमें सफल बनाती है। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर बुद्धि के स्वरूप को समझने में सहायता मिल सकती है। अर्थात बौद्धिक क्षमता या बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को, विभिन्न लक्ष्यों को और अब समस्याओं का समाधान करने में और सामाजिक रूप से अपने को सक्षम बनाने में, अपने संवेगों का समुचित और सही दिशा में अनुप्रयोग करने में हम सफल होते हैं। बुद्धि के कई प्रकार हैं। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यह वह क्षमता होती है जो विचारों, प्रतीकों, संप्रत्ययों और अमूर्त चिंतन व कल्पनाओं में प्रयुक्त होती है। वह बुद्धि जो इस तरह की यानी अमूर्त बुद्धि में निपुण होते हैं, वे व्यक्ति अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं, साहित्यकार होते हैं, कवि, चित्रकार और वकील आदि हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो काल्पनिक शक्ति है, जो प्रतीकों, विचारों, संप्रत्ययों के माध्यम से चीज़ों को समझने की जो सामर्थ्य है, वो अमूर्त बुद्धि के माध्यम से आती है। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति स्थूल या दृष्टिगत वस्तुओं में किया जाता है। वस्तुओं के जो पारस्परिक संबंधों को समझने और संगठन के निर्माण में मूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि का आधार व्यक्ति का व्यवहार कौशल है। सामाजिक परिस्थितियों में कुशल समायोजन व सफलता प्राप्त करना इसी बुद्धि के कारण हो सकता है। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे 1995 में गोलमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया और उन्होंने कहा कि संवेगात्मक पहलुओं से संबंधित उनमें जो क्षमताएं हैं, उनका संबंध सांवेगिक बुद्धि से होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझता है, ताकि वो समग्र रूप से अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, अंतर्वैयक्तिक जो संबंध हैं, उनको उत्कृष्ट बना सके, उनको अच्छा बना सके। इस तरह की क्षमता संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा आती है। थ्योरीज हैं और बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए दो तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। कारक सिद्धांत, फैक्टर थ्योरीज, और प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। कारक सिद्धांत, इसमें बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के आधार पर की गई है। यानी कुछ कारकों का संगठन माना गया है कि बुद्धि में कौन कौन से कारक होते हैं या बुद्धि किन कारकों का सामुच्चय है, संयोजन है। तो इसके द्वारा विभिन्न कारकों की पहचान की गई और ये कारक जो है कारक विश्लेषण विधि के द्वारा ज्ञात किए गए, जिसमें बिने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थॉमसन, थर्स्टन आदि मनोवैज्ञानिकों के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत यानी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या उसके भिन्न भिन्न कारकों के रूप में न करके उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई, जिसके द्वारा व्यक्ति समस्या के समाधान करने में और सोच विचार करने में लगाता है। पियाजे और स्टर्नबर्ग के सिद्धांत आपके प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में आते हैं। पहला है बुद्धि के कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, यह सिद्धांत एल्फ्रेड बिने ने प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि बुद्धि एक शक्ति है जो समस्त हमारे मानसिक कार्यों में परिलक्षित होती है और जिसका स्वरूप समग्र होता है और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में निपुण होता है तो ये इस बुद्धि के सिद्धांत के आधार पर ये माना जाता है कि अन्य क्षेत्रों में भी उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक होगी या वो उसमें निपुण होगा। इस प्रकार के सिद्धांतों का समर्थन टर्मन, स्ट्रोन और एबिंगहॉस आदि मनोवैज्ञानिकों ने किया। टू फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, 1904 में स्पीयरमैन ने दिया
और उन्होंने अपने प्रायोगिक अध्ययनों और अनुभवों के आधार पर बताया कि बुद्धि की संरचना में दो प्रकार के कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। समस्त मानसिक क्रियाओं में सामान्य कारक यानी कि जी फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है और भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं में विभिन्न विशिष्ट कारकों की उपयोगिता होती है। एक ही क्रिया में एक या एक से अधिक विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें सामान्य कारकों की भी उतनी ही उपयोगिता होती है। सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, जबकि विशिष्ट जो फैक्टर हैं, जो विशिष्ट एक बौद्धिक क्षमता या चीज़ें हम प्राप्त जीवन में करते हैं, वो अर्जित होते हैं। दोनों ही कारकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी में जी फैक्टर कम होता है और विशिष्ट कारक ज़्यादा होते हैं, और इस सिद्धांत को हम राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जी कारक की प्रबलता और प्रधानता बहुत अधिक होती है। यानी कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को बहुत महत्वपूर्ण माना है, चाहे कितने भी हमारी कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो या फैक्टर्स हो, उनमें भी जी फैक्टर काम करता है। मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने 1927 में किया। इनके अनुसार बुद्धि कई कारकों का मिश्रण है, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। किसी भी मानसिक कार्य को करने में विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की संरचना बहुत से छोटे छोटे तत्व या कारकों के मिलने से होती है। प्रत्येक ऐसे तत्व या कारक एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही एक दूसरे से स्वतंत्र भी होते हैं। इनके अनुसार कुछ मूल्य प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो व्यक्ति के समस्त कारकों को या कार्यों को प्रभावित करती हैं। ये मूल योग्यताएं हैं आंकिक, शाब्दिक, देशज, तार्किक, स्मृति, भाषण आदि। मानसिक क्रियाओं में निम्न मूल योग्यताओं के अतिरिक्त कुछ कॉमन कारकों का भी योगदान होता है, जो सभी तरह के जो आपकी मूल योग्यताएं हैं उनमें परिलक्षित होते हैं। ये एक आगे देखिए, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। करीब 56 विभिन्न क्षमताओं के परीक्षण से प्राप्त प्रयोजनों से विश्लेषण करने के बाद 7 मुख्य मानसिक योग्यताओं की पहचान थर्स्टन द्वारा की गई। इनका ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो 1938 में आया, और उन्होंने कुछ मुख्य जो क्षमताएं हैं, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न तरीके से करता है। स्थानिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तार्किक क्षमता, स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता, शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता आदि। थर्स्टन का यह दावा था कि सभी बौद्धिक क्रियाओं में एक या एक से अधिक मानसिक क्षमताएं निहित होती हैं। आप ये जितनी भी सातों देख रहे हैं, इनको इन्होंने कहा कि ये फैक्टर्स होते हैं, ये बौद्धिक क्षमताएं होती हैं जो बुद्धि में भिन्न भिन्न कारकों के रूप में उपस्थित होती हैं, और उनका प्रयोग हम भिन्न भिन्न समयों पर करते हैं। गिलफोर्ड का ये सिद्धांत 1967 में आया। गिलफोर्ड ने बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों या मानसिक योग्यताओं को हम 3 आयामों में विभाजित कर सकते हैं। पहला संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। ठीक है, संक्रिया में आप देखिए, संक्रिया स्टेज में संक्रिया 6 फैक्टर्स इसमें हैं। ऑपरेशंस, इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी, कॉग्निटिव। प्रोडक्ट में आप देखेंगे यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस। कंटेंट में आप आएंगे फिगरल, सिंबॉलिक, सेमेंटिक और बिहेवियरल। ये आपके फैक्टर्स हैं। संक्रियाएं 6, विषय वस्तु 5, उत्पादन 6, मल्टीप्लाइड तो वो 180 फैक्टर्स इन्होंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होते हैं जो बुद्धि में पाए जाते हैं। 2 कंपोनेंट्स थ्योरी, कैटल्स
थ्योरी के नाम से इसे हम जानते हैं। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना 2 घटकों से होती है। तरल सामान्य मानसिक योग्यता, फ्लूइड जर्नल मेंटल एबिलिटी, इसे जीएफ कहते हैं, और दूसरी है ठोस सामान्य मानसिक योग्यता, क्रिस्टलाइज जर्नल मेंटल एबिलिटी, और जीसी। तरल मानसिक योग्यता जन्मजात होती है और बौद्धिक विकास पर जैविक कारकों के प्रभाव को प्रदर्शित करती है, जबकि ठोस बुद्धि से तात्पर्य उस क्षमता से होता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करता है और इसमें विभिन्न तरह की समस्याओं के समाधान से उत्पन्न जो व्यक्ति के कौशल हैं वो निहित होते हैं या संग्रहित होते हैं। स्पष्ट है कि तरल बुद्धि के आधार पर व्यक्ति मानसिक कार्यों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त करता है उस पर ठोस बुद्धि पर जो आधारित होते हैं। कैटल के अनुसार तरल सामान्य मानसिक योग्यता को सांस्कृतिक जो मुक्त परीक्षण है उनकी सहायता से और ठोस मानसिक योग्यता को परंपरागत जो बुद्धि परीक्षण है उनके द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग इंटेलिजेंस थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य में कुछ निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है, अर्थात यानी किसी भी जब कार्य विशेष को करते हैं तो समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ जो प्रतिदर्श के सैंपल के रूप में कुछ योग्यताएं चुन ली जाती हैं। इन चुनी हुई योग्यताओं की से जो प्राप्त जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध है, उसके द्वारा हम इसको समझते हैं। और जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, जितने उसमें सैंपल में फैक्टर्स होते हैं, वे सभी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं लेकिन एक दूसरे का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यह सिद्धांत सामान्य कारकों यानी जी फैक्टर की जो व्यवहारिकता है उसको बहुत अधिक महत्व देता है। हाँ, नेक्स्ट थ्योरी है गार्डनर 1983 में इन्होंने दी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः 7 तरह की बुद्धि गार्डनर ने बताई हैं जो सभी स्वतंत्र एवं समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। गार्डनर ने जी कारक के अस्तित्व को अस्वीकृत कर दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के जो 7 प्रकार हैं वो निम्न प्रकार हैं: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ये 7 बुद्धियों का प्रयोग व्यक्ति समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में अपने उपयोग के अनुसार यूज में लाता है और गार्डनर ने इन सभी 7 प्रकार की बुद्धियों का विवेचन अपनी थ्योरी में किया है। नेक्स्ट है पियाजे की है ओरिएंटेड प्रोसेस थ्योरी और उन्होंने 1920 में सिद्धांत को दिया। पियाजे द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार का अनुकूली प्रक्रिया है, अडेप्टेड प्रोसेस है, जिसमें जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और वातावरण के साथ जो व्यक्ति का या बच्चे का इंटरेक्शन होता है वो क्रियाएं इसमें निहित होती हैं। इस प्रक्रिया में ये जो हमारा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है और अडेप्टिव जो प्रोसेस है उसमें ये अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसके द्वारा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है। और ये विकास बच्चे के अंदर 4 अवस्थाओं में होता है और इसका एक क्रम है। सबसे पहले उसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वह संज्ञानात्मक विकास की, वह संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज। ये इसकी जो टाइम है वो जन्म से लेकर 1.5 या 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद सेकेंड अवस्था आती है प्रासंक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 1.5 या 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड है
वो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। अंतिम और चौथी संज्ञानात्मक अवस्था पियाजे ने जो बताई वो है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसका टाइम पीरियड 11 से 18 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, अवधारणाएं विकसित होती हैं, किसी कंसेप्ट को अपनी तरफ से विकसित कर सकता है और उसकी जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी हद तक विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेनबर्ग्स थ्योरी। स्टेनबर्ग की थ्योरी 1985 एक ऐसी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि का एक त्रितंत्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बुद्धि के एक 3 प्रकार बताए। उन्होंने प्रोसेस भी नहीं, उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। प्रकार में हम इसको देते हैं संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि, घटकीय बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि को उन्होंने व्यवहारिक बुद्धि भी कहा, जो व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, अन्य लोगों के साथ किस तरह की एक व्यवहारिक क्षमता विकसित हो या व्यवहारिकता की सूझबूझ उत्पन्न हो और वह विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से अपने व्यवहारिक स्तर के आधार पर एक उत्तम समायोजन स्थापित कर सकता है, यह संदर्भात्मक बुद्धि, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, सहायता करती है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य बुद्धि, इसे हम सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति में असाधारण सूझ और नए नए विचार, नए नए सूझ उत्पन्न होती है और इस क्षमता से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सफल होता है। घटकीय बुद्धि, इसे विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहा गया। इसके द्वारा व्यक्ति में किसी भी तथ्य की आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की शक्ति विकसित होती है, जिससे जिस व्यक्ति में जो उसका शैक्षिक अंतः शक्ति है, एकेडमिक पोटेंशियल, वो विकसित होता है। और अंत में धन्यवाद। अगले जो